गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे चिंताजनक कारणों की वजह से हमें अपनी वापस से ऑनलाइन क्लास चालू करनी पड़ रही है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लेसन नंबर 5, अम्ल क्षार व लवण। हालांकि ये टॉपिक मैंने आप लोगों को 2 बार कंप्लीट करा दिया। इससे पहले जब शुरू में ऑनलाइन क्लास में भी करवाया था और उसके बाद में मैंने दूसरी बार जब ऑफलाइन क्लास हुई थी उस समय भी करवाया था। आज मैं टॉपिक को भी क्लियर करूंगा और इनके साथ में मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल व क्षार। क्या होता है अम्ल व क्षार? हमारे पुराने जमाने देखिए चिकित्सा शास्त्र 2 प्रकार की होती है। एक होती है आयुर्वेद और दूसरी है एलोपैथी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयुर्वेद के अंदर भी अम्ल और क्षार के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि अम्ल पहले क्या था और अब क्या है। वो देखिए कि अम्ल जो होते हैं सामान्यतः वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, अम्ल जो है वो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। और क्षार जो होते हैं, सॉरी गलती हुई, अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है ना, हर खट्टी चीज जो होती है उसमें अम्ल ही पाया जाता है। और क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। और अम्ल जो है वह, अगर इसको का अगर अपन परीक्षण करें, क्योंकि हर अम्ल और क्षार को तो चख भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसका अगर इसको अगर अपन टेस्ट करें तो हम क्या देखेंगे कि जो अम्ल होते हैं अगर टेस्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे ये स्वाद में खट्टे हैं लेकिन ये कड़वे हैं। लेकिन सभी अम्लों को हम चख भी नहीं सकते क्योंकि कुछ नुकसानदायक भी होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसलिए अम्लों का हम लिटमस टेस्ट करते हैं और अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, लाल में। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं और क्षार जो होते हैं वह लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नीले रंग में कन्वर्ट कर देते हैं, नीले रंग में कन्वर्ट कर देते हैं। सामान्यतः आप ये भी देख सकते हो कि अम्ल जो होते हैं वह जलीय मीडियम में, ध्यान रखना कहाँ, अपने जलीय मीडियम में H+ आयन मुक्त करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं और ये है OH- आयन मुक्त करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, केवल जलीय मीडियम में। ठीक है ना, ये जलीय मीडियम में करते हैं। फिर अब देखिए आगे कि अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अम्ल सामान्यतः किसको किस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नीले को लाल, या स्वाद कैसा होता है अम्ल का, खट्टा होता है, क्षार का कैसा होता है, कड़वा होता है, ऐसे छोटे क्वेश्चन। क्योंकि देखिए जो आपका एग्जाम का पैटर्न है स्टूडेंट, वह कुछ इस तरीके का है कि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना वो ज्यादा टेंशन वाले नहीं होते, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आप कुछ भी उससे रिलेटेड लिखोगे थोड़े बहुत नंबर तो मिलते हैं, ज्यादा हार्ड पड़ते हैं छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं। ठीक है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। ठीक है, जो एक एक नंबर वाले, क्यों, क्योंकि उसमें एक यही कह सकते हैं हर या भर, यानी कि या तो नंबर 0 आएंगे या पूरे से पूरे आएंगे। ठीक है, जैसे ये पूछ लिया अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा, मीठा, फीका, नमकीन, ऐसे ऑप्शन दे दिया आपने, फीका कर दिया, ये पूरा ही गलत है। अब आधा नंबर तो मिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि इनके आंसर पूरे पूरे ही सही आने चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे ही अंदर से उठा के दे देते हैं
कई बार ऐसी जगह से दे देते हैं कि हम उसको पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक उसको अपन ऐसे ही फालतू समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन वहीं से उठा लेते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। अम्ल है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। क्षार का पूछ लेते हैं, कड़वा। अम्ल लिटमस पेपर का रंग किस कैसा कर देते हैं, लाल। क्षार कैसा कर देते हैं, नीला। फिर उसके बाद में यह जल में H+ आयन करते हैं, OH- आयन। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अम्लों के बारे में सामान्यतया कुछ ऐसे प्रश्न भी है कि अलग अलग प्रकार के तत्वों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देता हूं मैं, जैसे कि इमली, नींबू या संतरा, नींबू, चींटी, इमली, संतरा, नींबू, चींटी। और इसके अलावा जठररस, सिरका, सिरका, जठररस, इमली। इमली में स्टूडेंट टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ये कई बार पूछ लेते हैं, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना। संतरा, एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, चींटी, सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH, यह पाया जाता है। जठररस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा चींटी, जो चींटी होती है लाल रंग की, हमें काट लेती है, जिससे हमें जलन महसूस होती है, क्योंकि उस वह हमारे शरीर में एक अम्ल का श्रावण करती है, उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, इसका सूत्र है HCOOH, इसका सूत्र है HCOOH। ये कोई काम के नहीं है सूत्र, बस ये कुछ समझाने के लिए ये काम का है। ठीक है, ये आपके कोर्स में भी है। तो ये हो गए स्टूडेंट आपके अलग अलग प्रकार के अम्ल। अब इन अम्लों को स्टूडेंट ध्यान से देखो, कौन से तत्वों में ये पूछ लेते हैं। ये तो पूछा हुआ ही है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कई बार सिरके का, जठररस का, नींबू का, संतरे का, इमली का पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे, फिर उसके बाद में है कि अम्ल हो गया, क्षार हो गया। अब देखिए, फिर एक है कि अम्ल व क्षार की प्रबलता व दुर्बलता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अम्लों की बात करें तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक है तरुण अम्ल और दूसरा है
एक तो तनु और दूसरा है सांद्र। तनु है सांद्र। देखिए अम्ल, अम्ल है या क्षार भी हो सकते हैं। तो देखिए तनु, तनु का मतलब है कि डाइल्यूट, यानी कि इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, डाइल्यूट। और सांद्र का मतलब है कंसंट्रेट। तो स्टूडेंट तनु का मतलब है कि जब किसी अम्ल के अंदर पानी ज्यादा मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, तनु हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी अम्ल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। और जब किसी अम्ल के अंदर पानी की मात्रा कम हो, यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम सांद्र कहते हैं। आप कभी केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर कुछ जो एसिड है उनके आगे इस तरीके से लिखा रहेगा, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, डाइल्यूट डाइल्यूट कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। इसी प्रकार से डाइल्यूट HNO3 या HCl जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तो हल्की क्वालिटी के कमजोर है, ये मजबूत है क्योंकि इसमें अम्लों की मात्रा ज्यादा है, इसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, तनु और सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज याद रखना, 1 नंबर या 2 नंबर का पूछ सकते हैं। क्योंकि आपकी जो मेन फोकस है वो बड़े क्वेश्चन पर तो है ही, छोटे क्वेश्चन पर भी होने चाहिए। क्योंकि ये छोटे, क्योंकि देखो बड़ा क्वेश्चन कितना भी अच्छी तरह से कर दो, कहीं ना कहीं छोटी सी भी गलती हो जाए, अगले का मूड नंबर काट भी ले। लेकिन छोटे क्वेश्चन में कभी भी नंबर नहीं कटते हैं, ध्यान रखना। 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में कभी भी नंबर नहीं कटते हैं, और यही हमारे परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए छोटे क्वेश्चन पर भी स्टूडेंट स्पेशली ध्यान दिया करो। ओके, फिर उसके बाद में अब अपन बात करते हैं आगे आकर के, वो है जल। कौन सा, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, ये तो 6 के लेसन में आपने पढ़ी थी। फिर एक है क्रिस्टलन जल, ठीक है। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टल जल का मतलब क्या है, ये लवण से संबंधित है कि कोई एक लवण है, उस लवण के साथ कितने अणु जल के जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसी लवण के साथ जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि क्या, ये है जिप्सम का उदाहरण, ये है जिप्सम। अब कैल्शियम सल्फेट के एक लवण है, इसके साथ 2 अणु जल के जुड़े हैं, ठीक है। तो वो हो गया क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल कितना हो गया इसका, 2। कितना हो गया इसका क्रिस्टलन जल, 2 हो गया। अब आगे देखो, अब आगे देखिए स्टूडेंट कि किसी, अब ध्यान से इसकी परिभाषा बनानी सीखो, नहीं कि रटो। तो देखिए किसी इकाई लवण सूत्र में, किसी इकाई सूत्र लवण में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, किसी इकाई लवण सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। और एग्जांपल लिख सकते हो, और देखो जैसे कि सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 जल, यह है वाष्प सोडा, भवन सोडे का सूत्र है, जिसका क्रिस्टलन जल कितना है, 10 है। तो इसका क्रिस्टलन जल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से
मिलातोथा है, मिलातोथा, ठीक है। इसके साथ कॉपर सल्फेट के साथ 5 हाइड्रोजन के जुड़े हैं, इसका मतलब क्रिस्टल जल कितना है 5। पीओपी ले लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2, तो क्रिस्टल जल कितना हो गया आधा इसका। और भी काफी एग्जांपल है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल है फिटकड़ी का, और ध्यान रखना फिटकड़ी का सूत्र पूछा भी जा सकता है, अगर पेपर हार्ड आता है तब पूछते हैं ज्यादातर कि फिटकड़ी का रासायनिक सूत्र लिखो। तो फिटकड़ी का जो सूत्र है वो देखिए क्या होता है, ये यहाँ लिख दो या तो K2SO4 Al2SO4 324H2O 24H2, ठीक है। ये है किसका सूत्र है, फिटकरी, ये है फिटकरी का सूत्र, ठीक है। तो अब ये है स्टूडेंट कृष्ण जल, इसके कृष्ण जल कितने स्टूडेंट 24, इसका कृष्ण जल है 24 अणु। तो ये हो गया कृष्ण जल के बारे में अपना टॉपिक। एक छोटा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट भी है कृष्ण जल, ठीक है। तो एक छोटी सी परिभाषा है, कोई भी आप दो एग्जांपल याद करके चले जाना। फिर उसके बाद में यहाँ तक अपना सेंट्रल टॉपिक हो गया अम्ल क्षार। लेकिन स्टूडेंट जैसे जैसे भी साइंस ने तरक्की की, तो उसके बाद में इसके बारे में और आगे डिटेल खोजी गई, क्योंकि देखिए अम्ल के बारे में जनरली बता दिया कि स्वाद में खट्टे हैं, लेकिन क्या सभी अम्लों को चखा जा सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि हर अम्लों को चखे। क्योंकि जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तो मुंह, इससे तो मुंह ही जल जाएगा चख ले तो इनको, ठीक है। तो इसके लिए फिर उसके बाद में इसके और आगे गुण के लिए, गुण को जानने के लिए अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी, अपनी अलग अलग प्रकार की थीसिस दी। तो इसी के अंदर सबसे पहले आया आर्रेनियस, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था आर्रेनियस। अभी स्टूडेंट मैंने जोड़ दिए हैं उन क्वेश्चन पर जो इम्पोर्टेंट है, जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको आप मार्कअप कर लेना या लिख लेना चाहो तो, ठीक है ना। अब देखिए आर्रेनियस का सिद्धांत, तो आर्रेनियस का क्या सिद्धांत है वो देखते हैं अपन। आर्रेनियस कहता है कि देखिए एक ही चीज याद रख लो, इसमें आर्रेनियस का सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत, लुईस के सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार की थ्योरी देते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि ये काफी हार्ड है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, हम इसका इसमें लिख देते हैं, कई बार आर्रेनियस में ब्रोंस्टेड लोरी का लिख देते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी में लुईस का लिख देते हैं, लुईस में आर्रेनियस का लिख देते हैं। लेकिन ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये रहती है स्टूडेंट के जो रट्टाफिकेशन करते हैं कि यार क्या करें इसमें कैसे पढ़े, ठीक है, इन्होंने अलग अलग, लेकिन नहीं, तीनों ने अपने सिद्धांत अलग अलग तरीके से दिए हैं, लेकिन मतलब एक ही निकलता है, समझ गए, मतलब एक ही निकलता है। जैसे कहते, जैसे कि बात ये कहते कि ताजमहल कहाँ है, कोई कहते इंडिया में, कोई कहते भारत में, कोई कहते हिंदुस्तान में, नाम अलग अलग है, नाम में क्या रखा है, लेकिन इसका मतलब तो एक ही है, कहाँ है वो समझ में आ ही जाता है। तो इसी प्रकार से इन तीनों जब सिद्धांत पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा इन तीनों सिद्धांत के बारे में, तो आप ध्यान से देखना इन सिद्धांत में कि इनका मतलब एक ही निकलता है कि जो अम्ल होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है, अम्ल होता है वो नेगेटिव और क्षार है वो पॉजिटिव, बस। तो अब अपन देखते हैं अम्ल व क्षार के बारे में, कि सबसे पहले हम आर्रेनियस ने बताया कि अम्ल क्या होते हैं, यानी अम्ल वे होते हैं जो जलीय मीडियम में H प्लस आयन का त्याग करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना H प्लस आयन का जो त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन
अम्ल केवल और केवल जलीय विलयन में ही H+ आयन का त्याग करते हैं, ठीक है ना, और शुष्क अवस्था में कभी भी H+ आयन का त्याग नहीं करते हैं। तो ये आर्हेनियस ने अपना सिद्धांत दिया अम्लों के बारे में। और क्षार, क्षार के बारे में क्या बताया कि क्षार जो होते हैं OH- आयन का त्याग करते हैं, ठीक है ना। किसमें? जलीय विलयन में, ध्यान रखना, कहाँ करते हैं? जलीय विलयन में OH- आयन का त्याग करते हैं कौन? क्षार। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इसकी कुछ ही एग्जांपल आपके यहाँ कोर्स में है, उन एग्जांपल को आप याद रख लो। जो मैं अभी इस साइड में लिखाने वाला हूँ उनको आप एकदम अच्छी तरह से याद रख लो, आप लोगों के लिए पूरा लेसन सिंपल हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि अब अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वेटिक या जलीय, एक ही बात है, जलीय क्या करेगा? H+ और Cl- H2SO4, वही जलीय, तो क्या हो जाएगा? 2H+ और SO4-2, ठीक है। इसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड HNO3, जलीय विलयन क्या बनाएगा? H+ और NO3-। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये ध्यान से देखो इसको, ये हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ अन्य अम्ल भी है, कुछ अन्य अम्ल भी है, जैसे कि H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, ये भी क्या करेगा? H+ और HCO3-, ठीक है। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये भी जलीय विलयन में क्या करेगा? CH3COO-, H+। ये तो हो गया अम्लों के बारे में। अब क्षार के बारे में एग्जाम्पल, जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जलीय विलयन के अंदर क्या करता है? सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड माइनस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वही जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन, और क्या हो जाएगा? K+ और OH-, ठीक है। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होगा? NH4OH-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? वही जलीय, कैल्शियम +2 और 2OH-। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट हर कंडीशन में यह OH आयन का ही त्याग करता है। अब स्टूडेंट देखो, हम H+ का त्याग करेगा, तो जब कोई तत्व है प्लस को निकालता है तो वो माइनस रह जाता है, ठीक है ना। वो कैसा हो जाता है? माइनस उस पर आ जाता है, तो अम्ल माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो ये अम्ल है, ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, ये देखो जिन पर, और यह OH- का, ये माइनस का त्याग करते हैं, इस पर प्लस आ जाता है, तो देखो ये क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। आगे आएंगे इनके बारे में। फिर स्टूडेंट देखिए जनरली और चीजें भी पूछी जाती है इसके बारे में, ठीक है। ये तो एग्जांपल हो गए, कोई भी आप 1-2 एग्जांपल याद कर लो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट कि कई बार ये पूछा जाता है, अब इन्होंने एक और बताया आर्हेनियस ने, इसने बताया कि जो अम्ल है वह 2 प्रकार का हो सकता है, प्रबल और दुर्बल। अभी आपको उस समय बताया था तनु और
तनों के बारे में, इसमें भी अम्ल दो प्रकार का, एक प्रबल एक दुर्बल। क्षार भी दो प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। तो आर्हेनियस ने अपने अम्ल व क्षार को दो भागों में विभाजित किया। पहले हम बात करते हैं अम्ल। अम्ल के बारे में इसने बताया, पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। अब एक बात पर आपने स्टूडेंट गौर किया, देखो आपने अगर गौर किया हो तो देखो, ध्यान से देखना, यहां भी सल्फ्यूरिक अम्ल में इसके साथ दो OH है और कार्बोनेट में भी दो OH है। तो यहाँ तो दो OH, दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं और केवल सल्फेट निकलता है बाहर। और यहाँ हाइड्रोजन केवल एक ही निकलता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बोनेट के साथ निकलता है। ऐसा क्यों भाई? तो इसी का जवाब मैं यहाँ देने वाला हूँ, आप लोग देखना ध्यान से। तो प्रबल अम्ल वे होते हैं जो प्रबल अम्ल यानी कि जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनिक हो जाते हैं, पूर्णतया से आयनित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। फिर दूसरा है कि ये है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल का एग्जांपल देखिए, दुर्बल अम्ल का एग्जांपल जैसे कि, अब दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया से आयनित नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे एसिटिक अम्ल, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? दुर्बल अम्ल होते हैं। अब देखो आप इसको इधर से समझ सकते हो। आप देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल पूर्णतः से आयनित हो रहे हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन निकल गए, लेकिन ये दुर्बल है, पूर्णतः आयनित नहीं होते। तो इसमें से केवल एक ही हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन इसके साथ रह गया, यानी पूरी तरीके से आयनिक नहीं हुई, आयनों में नहीं टूटी। ये भी पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटा। तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? इनको दुर्बल अम्ल और इसको प्रबल अम्ल। इसी प्रकार से क्षारों में भी यही पाया जाता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। उसके बारे में तो स्टूडेंट सेकंड है क्षार। सेकंड क्या है? क्षार। क्षार में पहला है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार वही परिभाषा होगी कि वह क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया से आयनित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं, पूर्णतया आयनिक हो जाएगी। अब एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, आप इधर लोगों को दिख रहा होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरी तरीके से आयनिक हो गई, सारा का सारा एकदम अच्छी तरह से टूट गया, ठीक है, ये प्रबल क्षार। और ये है दुर्बल क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार यानी कि वह क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनिक नहीं होती है, पूरी तरीके से आयनिक नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जिसे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लिख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत है, लेकिन इतना ही होता आप लोगों के लिए। ये दुर्बल क्षार होती है क्योंकि ये पूर्णतः ऐसे आयनिक नहीं होती है। देखो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये केवल अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, तो ये भी तो भी टूटना बाकी है,
इसी प्रकार से ये भी देखो टूटना बाकी है, पूरी तरीके से नहीं विखंडित हुआ है ये, तो ये क्या हो गया, दुर्बल क्षार। तो स्टूडेंट ये हो गया अपना आरएनएस का सिद्धांत, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रोंस्टेड, लोरी और लुईस, इसको आप एक बार देखना, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको ब्रोंस्टेड, लोरी और लुईस का सिद्धांत भी करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।